Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. Welcome to Berkut Academy Online. 9th class chemistry chapter number 2 structure of atoms. आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बाद दैट इज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। कि न्यूट्रॉन की दरियाफ्त कैसे हुई, किसने बताया कि न्यूट्रॉन होता है, कोई ऐसी चीज होती है एटम में, और फिर किसने जाके इसको दरियाफ्त किया, वाकई ही इसको निकाला कि हाँ वाकई न्यूट्रॉन मौजूद है एटम के अंदर। तो सबसे पहले हम यही बात करेंगे कि न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, किसने दरियाफ्त किया था, चैडविक ने, और न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड इन 1932। 1932 में जो जाके चैडविक ने न्यूट्रॉन का पता लगा लिया था। ठीक है जी। बैकग्राउंड की बात करें, बैकग्राउंड में हम ये पढ़ेंगे कि किसने बताया था कि कोई ऐसी चीज होती है न्यूट्रॉन जैसी एटम के अंदर। ठीक है, तो पहले हम वो पढ़ेंगे कि किसने बताया था, और जाहिर है फिर उसके बाद जाके चैडविक ने उसको दरियाफ्त भी कर दिया। तो बैकग्राउंड में जी हम पढ़ेंगे कि रदरफोर्ड था वो बंदा जिसने बताया था कि एटम के अंदर न्यूट्रॉन नाम की कोई चीज होनी चाहिए, न्यूट्रॉन जैसी कोई चीज जरूर होनी चाहिए, तभी जाके जो एटम स्टेबल हो पाएगा। ठीक है जी। तो क्या था, रदरफोर्ड ऑब्जर्व्ड दैट एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट could not be explained on the basis of masses of electron and proton only। ठीक है, इससे पहले हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दरियाफ्त कर चुके थे। 1886 में प्रोटॉन भी दरियाफ्त हो चुका था। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉन से पहले ही पता चल गया था हमें। ठीक है, तो 1886 के बाद जाके रदरफोर्ड ने इस पर काम शुरू किया कि अगर ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एटम में मौजूद हैं तो किधर किधर मौजूद हैं, क्या ये सारे साथ साथ मौजूद हैं या क्या कैसे मौजूद हैं, जिसके बारे में आज हम ये जानते हैं कि प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस में मौजूद होता है और इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश कर रहा होता है। ऐसे ही है। तो ये एक मॉडल उसने पेश किया था रदरफोर्ड ने एटम का मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जो इससे नेक्स्ट टॉपिक है, इसकी भी वीडियो हमने बना ली हुई है। ठीक है, जो हमारे चैनल पर पड़ी है। ठीक है, तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आया था हमारे पास 1920 के अंदर, जिसमें इसने बताया था कि एटम किस तरह का होता है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। तो उसमें उसने देखा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बुनियाद पर उसका जो स्ट्रक्चर था वो जस्टिफाई नहीं हो रहा था। आपको पता है कि एटॉमिक मास होता है प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन। ठीक है, तो एटॉमिक मास अगर किसी एटम का 12 है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एटम का मास 12 है और उसके अंदर 6 प्रोटॉन मौजूद है तो 12 कैसे बने, ऐसी है। ठीक है, तो वो कहता है कि उसने ये ऑब्जर्व किया कि किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बेस पे जस्टिफाई नहीं हो रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो और मास के अंदर आते ही नहीं है। ठीक है, तो मास होता है प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन। तो तब तक न्यूट्रॉन का पता ही नहीं था। तो अगर मास 12 है तो प्रोटॉन तो सिर्फ 6 है। ठीक है, तो 6 जमा 6 होना चाहिए तभी 12 बनेगा। तो खाली प्रोटॉन से मास जो है वो जस्टिफाई नहीं हो रहा था कि 6 प्रोटॉन से 12 मास कैसे बन जाता है। ठीक है, तो ये उसने सवाल उठाया था कब, मैंने बताया कि जब उसका अपना मॉडल आया था 1920 में। ही प्रिडिक्टेड उसने पेशगोई की, यानी उसने पहले से एक बताया। ही प्रिडिक्टेड इन 1920, उसने पेशगोई की 1920 में दैट सम न्यूट्रल पार्टिकल having mass equal to that of proton must be present in an atom। तो उसने ये पेशगोई की थी कि एक न्यूट्रल पार्टिकल जिसपे कोई चार्ज ना हो वो जरूर मौजूद होना चाहिए प्रोटॉन के साथ, जिसका मास प्रोटॉन के बराबर ही होना चाहिए, वो एटम में जरूर मौजूद होना चाहिए, तभी जाके जो है वो इसका मास जस्टिफाई हो पाएगा। ठीक है, न्यूट्रल क्यों होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है पूरा जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, यानी उस पर कोई चार्ज नहीं होता। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पे प्लस का चार्ज है तो एटम पे तो कोई चार्ज आ सकता था ना, लेकिन हम ये जानते हैं कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सारे प्लस वाले प्रोटॉन माइनस वाले इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देते हैं, तो ओवरऑल एटम पे चार्ज 0 आ जाता है। अगर न्यूट्रॉन पे भी कोई चार्ज होता तो ये तो आपस में एक दूसरे को 0 कर देते, लेकिन जो न्यूट्रॉन का प्लस या माइनस चार्ज होना था वो ओवरऑल एटम के ऊपर आ जाना था। ठीक है, तो उसने कहा कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कैंसिल कर देंगे, लेकिन न्यूट्रॉन पे कोई अपना चार्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उसका चार्ज हो गया तो फिर उसे और कैंसिल करेगा। समझ आ गया। द साइंटिस्ट वर इन सर्च ऑफ सच अ न्यूट्रल पार्टिकल। तो फिर साइंसदानों ने इस न्यूट्रल पार्टिकल की तलाश शुरू कर दी और बिल आखिर
1920 के बाद 1932 में चैडविक ने बता दिया कि न्यूट्रॉन वाकई होता है एक न्यूट्रल पार्टिकल, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के साथ जरूर मौजूद होता है, तभी जो है वो आपका एटॉमिक मास जस्टिफाई हो पाएगा। अब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट की कि उसने किस तरह से ये तजुर्बा किया था जिसमें ये पता चला कि वाकई न्यूट्रॉन होता है। तो उसका बड़ा सिंपल सा एक प्रैक्टिकल है, उसने किया था ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल ऑन अ बेरिलियम टारगेट, ठीक है। क्योंकि ये न्यूक्लियस होता है न्यूट्रॉन, तो जाहिर है हमने कोई न्यूक्लियस वाला ही तजुर्बा करना था। तो हमने क्या किया था, एक अल्फा पार्टिकल लेके हमने बेरिलियम के एटम के ऊपर गिराया था, ठीक है। बेरिलियम के न्यूक्लियस के ऊपर जोर से हमने अल्फा पार्टिकल फेंका था, ठीक है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अगर हीलियम का जो आपके पास एटम होता है, ठीक है, हीलियम का जो आपके पास एटम होता है, आपको पता है हीलियम जो है वो हमारे पास दूसरा एलिमेंट है आपके पीरियोडिक टेबल में। अगर ये दूसरा एलिमेंट है तो इसका मतलब है कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 2, ठीक है। यानी एटॉमिक नंबर इसमें 2 प्रोटॉन मौजूद हैं और इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 4। यानी मास का मतलब है कि 2 प्रोटॉन और 2 ही न्यूट्रॉन मिला के 4 इसका एटॉमिक मास बन गया, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास अल्फा पार्टिकल, और इसके अंदर जो इसके बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, यानी अगर इसमें 2 प्रोटॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन भी तो घूम रहे होंगे ना हीलियम के बाहर, तो वो हमने दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम हीलियम के एटम में से उसके दोनों इलेक्ट्रॉन छीन लें तो बाकी जो उसका न्यूक्लियस बचेगा उसको हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो हमने एक अल्फा पार्टिकल किस पर गिराया, बेरिलियम के ऊपर, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनती है, ये बेरिलियम है आपके पास, ठीक है। बेरिलियम चौथा आपके पास एलिमेंट है आपके पीरियोडिक टेबल का, और इसका एटॉमिक मास कितना बनता है, 9। यानी अगर इसमें 4 प्रोटॉन है तो इसमें 5 न्यूट्रॉन होंगे। न्यूट्रॉन की तादाद प्रोटॉन से कम या ज्यादा हो सकती है, ठीक है। तो 4 अगर आपके पास प्रोटॉन है तो इसका मास बनता है 9। तो ये बेरिलियम हो गया, बेरिलियम टारगेट, यानी बेरिलियम आपके पास एक एलिमेंट था, प्लस उसके ऊपर क्या गिराया आपने, ये हीलियम के न्यूक्लियाई यानी कि अल्फा पार्टिकल इस पे गिराए। तो क्या बना, जब ये इसके ऊपर जोर से आके टकराए तो इसने इसमें से न्यूट्रॉन बाहर निकाल दिया एक, ठीक है। यानी ये इसके न्यूक्लियस पे जोर से आके इतना जोर से टकराए कि इसके अंदर से उन्होंने एक न्यूट्रॉन को बाहर निकाल दिया। तो ये आपके पास न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का जो ये 0 है और उसके ऊपर क्या है, 1, ठीक होगी बात। तो ये आपके पास न्यूट्रॉन है। तो बाकी क्या बचा, अब यहाँ पे जितना टोटल है यहाँ इस टोटल के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है, जितना यहाँ टोटल है वहां पे इस टोटल के बराबर होना चाहिए। नीचे देखिए 4 को 2 से प्लस करेंगे तो 6 बनेगा, तो नीचे 6 होना चाहिए। तो यहाँ पर तो 0 है, तो मतलब यहाँ पे पूरे का पूरा 6 आएगा, ऐसे ही है। और ऊपर 9 + 4 क्या होता है, 13। तो अगर एक यहाँ पर चला गया है तो ऊपर 12 बचेगा। तो आपको पता है जिसका 6 होता है और मास 12 होता है, आपने बार बार पढ़ा कार्बन 12, कार्बन 12। तो कार्बन 12 यानी कि कार्बन और उसका मास आगे 12 लिखा होता है, ठीक है। तो ये कार्बन 12 यानी कि अब जो नया एटम बन जाएगा इनके टकराने की वजह से, जिसका एटॉमिक नंबर 6 होगा वो कार्बन होगा, ठीक है। तो ये आपको बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन ये आपने याद रखनी है कि बेरिलियम पे हीलियम को गिराने से एक न्यूट्रॉन बाहर आ जाएगा और जो बाकी आपके पास चीज बचेगी वो कार्बन एटम बन जाएगा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, जब भी आपके न्यूक्लियस वाले रिएक्शन होते हैं, यानी ये न्यूक्लियस पे कन्वायरमेंट की है ना, जब हम पूरे एटम की बात करते हैं तो वो अगर ये एटम के ऊपर कोई चीज आके टकराती तो वो उसका इलेक्ट्रॉन ही निकाल पाती, ऐसे ही है। अब जब हमने इसके बाहर के इलेक्ट्रॉन हम इग्नोर करके, इलेक्ट्रॉन को छोड़ के सिर्फ न्यूक्लियस पे फोकस करके रिएक्शन करवाएंगे तो जाहिर है वो कोई न्यूक्लियस के अंदर से ही चीज निकाल के बाहर लेकर आएंगे। तो ये हमने बेरिलियम का न्यूक्लियस लिया है और उसपे जब भी हम कोई चीज बम्बार्ड करते हैं तो कोई नई चीज हमेशा बनती है उसके रिजल्ट में। लेकिन जब आपने इलेक्ट्रॉन वाला जब आप रिएक्शन करते हो, जब पूरा एटम लेके रिएक्शन करते हो, तो उस पर जब कोई चीज गिराई जाती है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं, उसके न्यूक्लियस को कुछ नुकसान नहीं पहुंचता और वो एटम वही का वही रहता है और वो सिर्फ उस पर प्लस माइनस चार्ज आके वो कोई आयन बन जाता है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये उसका एक्सपेरिमेंट था, ऑब्जर्वेशन। इस एक्सपेरिमेंट के बाद उसे दिखा गया, उसने मुशाहिदा क्या किया, ही ऑब्जर्व्ड, उसने ये मुशाहिदा किया दैट हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन वाज प्रोड्यूस, कि कुछ ऐसी रेडिएशन पैदा हुई थी जो हाईली पेनिट्रेटिंग थी। पेनिट्रेट का मतलब होता है किसी चीज के अंदर घुस जाना, ठीक है। तो हाईली पेनिट्रेटिंग, कि ये जो रेडिएशन पैदा हुई थी न्यूट्रॉन वाली, ये हाईली पेनिट्रेटिंग थी, यानी बहुत बहुत ज्यादा इनमें ये पोटेंशियल मौजूद था कि वो किसी अगली चीज के अंदर घुस जाती थी।
यानी अगर इसके आगे ये हमने जब इस पे बम्बार्ड किया, इसके आगे कोई और चीज रख दे, कोई दूसरा एलिमेंट ला के रख दे, तो वो जो न्यूट्रॉन इसमें से निकलेंगे वो उसके अंदर काफी अंदर तक घुस जाएंगे और पीछे से निकल भी सकते हैं, ठीक है। और इसकी वजह क्या है, जाहिर सी बात है कि न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, कोई उस पर रिपल्शन या अट्रैक्शन नहीं हो रही होती, ठीक है। तो न्यूट्रल होने की वजह से न्यूट्रॉन पे क्या होता है, न्यूट्रॉन चूंकि न्यूट्रल होता है इसलिए वो अगली चीज में आसानी से घुस जाता है, उसे कोई रिपल्शन या अट्रैक्शन की फोर्स का सामना नहीं करना पड़ता। लास्ट वन हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का जब मुशाहिदा किया गया तो फिर हमने क्या किया, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी। तो आसान सी 3 बातें हैं। प्रोटॉन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन आर दीज। नंबर 1 इज न्यूट्रल पार्टिकल, वही बात कि ये न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज, दैट इज दे आर न्यूट्रल। सेकंड इज हाईली पेनिट्रेटिंग, वही बात कि ये अगली चीज के अंदर काफी अंदर तक चले जाते हैं, और वजह वही बात है कि ये न्यूट्रल होते हैं, इन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो आगे से इनको कोई पता ही, अगले एटम को पता ही नहीं चलता कि कोई चीज आ रही है, कोई रिपल्शन कोई अट्रैक्शन इनको फेस नहीं करनी पड़ती, इसलिए अगले के अंदर घुस जाते हैं। दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग। थर्ड इज मैस ऑफ न्यूट्रॉन, तो अभी हमने बात की इनका मैस कितना होना चाहिए, प्रोटॉन के बराबर ही, ठीक है। तो अगर इनका मैस भी प्रोटॉन के बराबर होगा तभी 6 जमा 6 करके 12 बनेगा आपका मैस, तो ये बात जस्टिफाई होती है। सो मैस ऑफ दिस पार्टिकल वाज नियरली इक्वल टू द मैस ऑफ प्रोटॉन, तो इनका मैस जो है वो उतना ही था जितना प्रोटॉन का मैस होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, स्टे ब्लेस्ड।